जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैं रणबीर से 10 NCERT में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 पार्ट 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो इसमें से 5 सवाल हम लोगों ने पढ़ा था पहले, अब बचे हुए सवालों को पढ़ेंगे। और आपके पास जो भी किताब है कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स इसे भी बनाते चलिए और अच्छे से देखिए। नोट्स बाद में बनाइएगा, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। साथ में पेन रखिए, लेकिन पहले एक बार पूरा समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद फिर सवाल को अपने आप लगाइए, ठीक है। और फिर जरूरत पड़े तो फिर वीडियो पॉज कर करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये क्लास 9 के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में है तो आपके लिए तो भाई आप ही का है, और ये 9th के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9th में भी हैं और आगे 10th में मिलना है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे सवाल अभी जो आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे ऐसे ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, यानी आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ घंटी यहाँ होगी, जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी आ जाएगी बन के, है ना। तो उस पर क्लिक करेंगे तो 2-3 और बन के आ जाएगा। तो उसमें जो ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यानी जानकारी मिल सकेगी, है ना। और यहाँ पे मैथ से के साथ साथ साइंस, इंग्लिश से संबंधित भी और भी जो भी बेसिक चीज़ें होंगी जो आपके तैयारी के अकॉर्डिंग आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको समझने की ज़रूरत हो। तो आमतौर पे साइंस में भी सवाल हैं और इंग्लिश भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। यहाँ पे अंगूठा है, थंब ऑन करके क्लिक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, इतना बड़ा सा दिख रहा है और ऐसे ही सवाल बनते हैं। अभी सीख लीजिए, NCERT में काफ़ी ठीक ठाक सवाल मिलते हैं आपको जो फ्यूचर में जरूरत पड़े। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 8 किलोमीटर की दूरी के लिए कुल भाड़ा 73 रुपये और 12 किलोमीटर की दूरी के लिए कुल भाड़ा 97 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और यहाँ मुद्दा समझ में आ गया, चूँकि हम लोग द्विघात समीकरण वाला ही मैटर पढ़ रहे हैं। सॉरी, द्विघात समीकरण तो इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4 से। उससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो भाई दो चर मानने होंगे ना। चर मतलब होता है, चर का मतलब समझते हैं, जो ABCD में हो, अक्षरों में हो, चर होता है। चर मतलब अंक, ठीक है। तो दो चर कुछ भी मान सकते हैं, क ख कुछ भी मानना है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या, नियत भाड़ा। तो माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो लगता है, चाहे आप जितना दूरी जाइए भाड़ा लगता जाएगा, वो y है। ऐसा होता है ना कि कोई भी ड्राइवर से या किसी गाड़ी वाले से आप बात करेंगे, कहीं आपको हायर करना है, तो वो कहेगा देखिए इतना तो फिक्स है, उसके बाद आप चाहे जितना दूर ले जाइए, जितनी दूर के हिसाब से वो बता देगा जोड़ जाड़ के, है ना। तो वही काम आपको करना है, वही जोड़ के आपको बताना है। देखिए वो रेट बता रखा है, बताना कि वो भाड़ा, नियत भाड़ा कितने में लिया था और किलोमीटर के हिसाब से कितने में। तो समीकरण बनाना शुरू करते हैं। देखिए नियत भाड़ा जो भी रहा होगा वो फिक्स ही रहेगा दोनों कंडीशन में। प्लस 8 किलोमीटर चलता है तो 8 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर भाड़े में गुणा कराएंगे तो ये सब कितना बन जाएगा, 73 रुपये। समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद समीकरण दूसरा, अभी भी नियत भाड़ा वही रहेगा, लेकिन 12 किलोमीटर चलने के बाद जो उसका मूल्य बन जाता है कुल 97 रुपये। इतना हो गया समीकरण 2। अब आगे लिख लेंगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, या आप कहेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। फिर वापस इन दोनों को लिख के और फिर ऐसे करके आप चिन्ह बदल लेंगे, चिन्ह बदल के सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यही करे ले रहा हूँ, ठीक है। या हाँ आप समझ लेंगे, एक बार ऐसे लिख के फिर उसके बाद लिखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर या हल करने पर, फिर एक बार ऐसे लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर नीचे ये ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या माइनस आएगा फिर से माइनस कर जाता है,
तो देखिए प्लस और माइनस अपोजिट है, कट गया, सेम है। तो और ये 12 8 8 प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा ना, तो माइनस का 4 वाई आ जाएगा। और बराबर ये माइनस का बड़ा नीचे है, तो माइनस का ये आएगा, देखिए 4 और 2 24 बच रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना बच रहा है, -4 वाई बराबर माइनस का 24। आप बटे में ले जाके काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे माइनस से माइनस से कट गया, 4 छंग 24 वाई बराबर 6, ऐसे भी काट सकते हैं आप। और यही तो पूछा था यार, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो वो हो गया ना 6 रुपये। अब हमें नियत भाड़ा बताना है, तो नियत भाड़ा किसी एक समीकरण में मान रख लीजिए y का। मान लीजिए आपका पहला समीकरण जो था x प्लस 8y बराबर कितना रुपए था यार, तो 73 रुपये, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है, y का मान 6 आ चुका है, तो ये 73, देखिए 8 छंग 48, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना 48। फिर घटाएंगे, 13 में से 8 घटेगा 5 बच जाएगा, और यहाँ से 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, तो x बराबर 25। तो 25 रुपये जो है इसके नियत भाड़े हैं, नियत भाड़ा है, और 6 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये अब अतः आप लिख देंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा 26 व 6 हैं, आप ये लिख देंगे, ठीक है, हिंदी में। तो ये आपका पहला सवाल लग गया, कितना बढ़िया सवाल है ना। चलिए ज़रा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ है। ये और भी बेहतरीन सवाल है, इसको देखिए कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में कैसे आप सॉल्व करें और समझ में भी आ सके, और उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से बताया जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले बेसिक तरीके से, है ना। तो एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, ये सब आपस में बराबर हैं, इनको आप यहाँ पे लिखने के बाद समीकरण 1 लिख लीजिएगा। फिर आप लिखेंगे कोण C बराबर 3 कोण A और प्लस कोण B, ये ब्रैकेट लगा लीजिए। समीकरण 2 आपकी मर्जी हो, इसको भी लिख लीजिए, कोण C बराबर 5 कोण B। समीकरण 3, और ऐसे 3 4 और बन जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मेन काम इससे है, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें C है, यहाँ पे, यहाँ A है, यहाँ B है, यानी कि तीनों लोग हैं। और यहाँ पे त्रिभुज ABC के सभी कोण ज्ञात करने, तो त्रिभुज ABC कोण का जो मान होता है 180 के बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है ना। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 ही बनेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इसका देखिए अनुपात पहले निकाल देता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अनुपात निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कोण C बराबर 3 कोण A प्लस कोण B। इसमें क्या है, दोनों के नीचे 1 मान लीजिए, इसको अंक को यहीं रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पक्षांतर करते हैं, इसको वहाँ पक्षांतर मत करिएगा, क्योंकि एक तरफ हम लोग चर लाते हैं, दूसरी तरफ अचर, ठीक है, तब जाके अनुपात में बनता है। तो कोण C, ये वहाँ पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोण C बराबर बटे कोण A प्लस कोण B, गुणे की चीज़ तो बटे में आ जाएगी ना, और बराबर इसका गुणांक जो 3 था वो अभी भी है, और बटे में 1 है भाई। अब देखिए कोण C अनुपात कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो गया, 3:1। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब सारे अगर योग कर लीजिए तो चलिए आगे मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। अब देखिए हम लोग पास वहाँ क्या आया था, कोण C अनुपात कोण A, समझने की कोशिश करेंगे बढ़िया से आप लोग, ठीक है, प्लस कोण B बराबर 3:1। अनुपात का मतलब ये होता है वो बटे में था, है ना, पहले भी आप देखे थे। और बटे का होने का मतलब अनुपात में तब संख्या आती है जब कोई न कोई संख्या सेम संख्या है और दोनों अनुपातिक मानों को सॉल्व करके जा चुकी होंगी, है ना, काट के उसके बाद वो खुद से कटे और 1 से, यानी कि अब कोई सेम संख्या दोनों को एक साथ विभाजित नहीं कर सकती, और इससे पहले वो विभाजित कर चुकी है तभी वो अनुपात में आया है। ध्यान से समझेंगे, उसे हम मासा भी कहते हैं। मासा निकलने के बाद संख्या अनुपात में ही बचती है, ठीक है। तो मान लेते वो जो अनुपात था वो कांस्टेंट कोई एक हो जाएगा, तो हम के मान लेते हैं, ठीक है।
तो कोण सी बराबर 3K और कोण ए प्लस कोण बी बराबर 1 के मतलब सीधा के। समझ में आ रही बात? अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी आप अलग अलग लिख सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं। भाई ये दोनों ऐसे ब्रैकेट में है तो क्या फर्क पड़ता है, ब्रैकेट में देखिए बराबर 180। अब यहाँ पे आप लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC बराबर 180 अंश, यानी कि त्रिभुज के अंतरिकोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है, ये लिख देंगे आप। अब आप देख पा रहे इतना हो गया, तो भाई सी का मान AB का मान कितना है K है, और प्लस लगाएंगे सी का मान कितना है 3K है बराबर 180। अब K का मान निकाल के फिर यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4K बराबर 180 अंश, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, देखिए 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, तो K बराबर कितना आ रहा है 45। अब C का मान यहाँ निकाल सकते हैं आप। अगले में देखिए कोण C बराबर 3K था, तो आप यहाँ पे लिखिए कोण C बराबर 3K था, तो 3K का मान रखिए 3 गुणे 45, तो यहाँ पे 45 क्या है 135, 45 दूनी 90 और फिर एक बार 45 तो 135, ये आ गया। अब आपको निकालना है A B का अलग अलग वैल्यू, है ना, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो भी आप कई तरीके से सॉल्व कर लेंगे। AB का निकालना है तो भाई सिर्फ A का निकालना है तो आपको BC का पता होना चाहिए, है ना, या आप समीकरण से सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण आपका ऊपर दिया है उससे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो आपका जो दोनों का मान आ जाएगा, यानी कि 45 दोनों का मान आएगा, तो यहाँ से नहीं, जो ऊपर समीकरण दिया हुआ था कोण C बराबर 5B, ये तो समीकरण समीकरण 3 में C का मान रखने पर ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इधर चलते हैं हम लोग। ऐसे आमतौर पे समीकरण मानने से डरिएगा नहीं आप लोग, ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है, समीकरण मान रहे बार बार, है ना। तो समीकरण मानने से, सॉरी हम लोग कहाँ आ गए, अब बहुत पीछे आ गए। चलिए, समीकरण मानने से डरना नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपका C का मान कितना आ गया है 135, और लिखा हुआ है कोण C। आप लिखेंगे समीकरण 3 में C का मान, कोण C का मान रखने पर, ठीक है। तो कोण C बराबर कितना था 5B, यही तो था। C का मान कितना रखेंगे 135 अंश, यहाँ पे 5 और गुणे बराबर 5 गुणे का B, यानी कि इससे आप बटे में ले जाकर भी डिवाइड कर लेंगे आप चाहें तो, मैं ऐसे भी कर दे रहा हूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लेंगे। तो अब कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। आप देख पा रहे हैं कोण B का जो मान आ गया वो 27 डिग्री आ गया। अब बचा है C, है ना, सॉरी C तो हो गया यार। अब क्या बचा है, अब सिर्फ बचा है आपका B। तो ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे आप रख लेंगे। K बराबर कितना था 45, तो K बराबर यहाँ 45 तो है ना, और तो आप A प्लस B बराबर 45 है, ठीक है। तो आप लिखिए, वो भी समीकरण आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, कोण A प्लस कोण B बराबर 45 अंश, और यहाँ पे आपके पास कोण B का मान आ गया है, कोण A बराबर यहाँ पे क्या रहेगा 27 अंश प्लस का बराबर 45 अंश। उधर आप भेज देंगे, 45 में से 27 घटा लिया जाएगा, ठीक है, दोनों अंश में ही है। तो कितना बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए 15 में से 7 घटा रहे हैं 8 बच गया, 3 में से घटा रहे हैं 1 यानी 18 अंश। तो कोण A बराबर कितना मान आ गया 18 अंश आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल लग गया, यानी कि तीनों का मान आ गया। देखिए कोण C का 135, कोण B का 27 और कोण A का 18, सबको जोड़िए, देखिए आपका 180 के बराबर आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और ये लास्ट है। देखिए कितना, ये भी बढ़िया सवाल है।
यदि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 है तो इन दोनों का मान आपको बताना है। तो भाई इसको ऐसे हम लोग सॉल्व, ऐसा कुछ कहा तो है नहीं कि आप विलोपन से सॉल्व करिए, किससे करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग कर लेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 23 विलोपन से थोड़ा जल्दी हो जाता है और क्या। समीकरण 1 समीकरण 2 फिर से लिखिए। समीकरण 1 और 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पे या हल करने पर, या समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ये आप लिख लेंगे पहले आप समीकरण लिख के। तो मैं इसको चलिए लिखे दे रहा हूँ माइनस वाई बराबर 19। चलिए अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बोल ही रहा हूँ तो इस बार थोड़ा सा मैं बना दूँ, है ना। जैसे मैं इसको बनाना चाहता हूँ, यानी कि इसके लायक करना चाहता हूँ, ठीक है। चिन्ह बदल के फिर इसको कुल मिला के इसमें मैं बताऊँ मुद्दा क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग चर होते हैं दो समीकरण में, हमें एक चर को खत्म ही करना होता है चाहे जैसे। अब जैसे का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से काट लिए और दोनों पक्षों में कुछ ना कराएं। देखिए जो भी आप इस पक्ष में यदि आप कुछ कराते हैं गुणा या भाग तो आपको इस पक्ष में भी कराना होगा। जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है, मुझे 4 काट सकता हूं मैं, यहाँ 2 है तो आसान है ना, 2 से गुणा कराइए तो इधर भी 2 से गुणा होगा और इधर भी होगा ना। तो 2 से, तो देखिए यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ तो 2 दूनी 4 यानी कि 4x और 2y बराबर दूसरे वाले पक्ष में भी हम 2 से ही गुणा कराएंगे तो 23 दूनी 46। समझ गए, ये सही हो गया काम। अब यहाँ पे अब अच्छा मैं इसको लिख दूं, अब समीकरण क्या है, समीकरण 3 कर दीजिए क्या है। अब यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 2 व 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या था, 4x प्लस y में कितना आया था हम लोग का 2y, फिर 46 है ना। 4x प्लस 2y बराबर 46 और फिर 4x माइनस वाई बराबर वो कितना था, वो था 19, ठीक है। तो ठीक है भाई 19 है। अब इसको हम लोग चिन्ह बदलते हैं, आमतौर पे चिन्ह जरूर बदलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जरूर बदलते हैं। सेम अगर था तब भी चिन्ह बदलेंगे, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत। जैसे यहाँ पे 2 से हमने गुणा कराया था, 2 से यहाँ पे अगर मैं इसको ढक लूँ और आप कहें y प्लस का है और y माइनस का है तो काट लूँ, हो जाएगा गलत चिन्ह, क्योंकि हम जब विलोपन यानी कि उसमें जोड़ते, उसमें घटाते हैं, सॉल्व करते हैं ना, घटाते हैं हम लोग। तो घटाने का मतलब ये होता है कि इसको अगर हम अलग तरीके से ऐसे सॉल्व करें और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएं तो भाई जो प्लस का होता है माइनस का होता जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, ब्रैकेट खोलते हैं तो होता है ना। तो इसी हिसाब से, इसीलिए इसे हम कह देते हैं कि भाई चिन्ह बदल लेते हैं। आमतौर पर ऐसा कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। देखिए प्लस और माइनस एक खत्म हो जाता है, यानी खत्म होने का मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो काट लिया दिखा दिया जाता है कट गया। तो अब देखिए 2 और 1 ये प्लस माना जाएगा तो 3 भाई हो गया, यहाँ प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, खत्म। ये माइनस का है, प्लस का था तो अब घट जाएगा। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये यहाँ से भी कट गया, 3 9 27 यानी कि y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया। x बराबर निकाल लीजिए किसी एक समीकरण में, मान लीजिए आपके पास समीकरण ये दूसरा वाला है तो समीकरण 2 में मान रख लीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ऐसे आप आगे लिखते जाएंगे ना नीचे पेज में, समझ रहे ना। मैं ऐसे स्लाइड में करने लग रहा हूँ, इसका मतलब आप नहीं उसमें गोबर नहीं करेंगे। अब देखिए 4x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे 9, भाई इस यही जो समीकरण 2 था देख लीजिएगा फिर से 19, इसको इधर भेजेंगे तो 4x बराबर 19 प्लस 9 अर्थात इसका हो जाएगा 28। 4x है 4 सत्ते 28 यानी x बराबर कितना आ गया 7। अब हमें एक्चुअल में आंसर अभी तो आया है नहीं, अब हम लोग को क्या करना है, एक मिनट यार हम लोग कहाँ चले गए, हाँ 5y माइनस 2x बताना है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है।
इतना जगह मैं बता दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझिए कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 5y माइनस 2x है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 5 गुणे y का मान कितना आया था हम लोगों का, ये भी तो देखना ही पड़ेगा यार। y का मान 9 और x का मान 7। तो गुणा करिए 9 से और माइनस 2 गुणे 7, सॉल्व करेंगे। 5 9 45, यहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ। 5 9 45 और 14, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचाएगा 1 और यहाँ पे बच रहा है 3। तो देखिए पहले समीकरण में 31 आ गया आंसर, ठीक है, 5y माइनस 2x वाले में। और इस वाले में क्या होगा, y बटे x माइनस 2 में, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे बेपरवाह सा लिख रहा हूँ, जगह नहीं बचेगा। y कितना है मेरे पास, y है 9 और x है 7 माइनस 2, सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो 7 एक कम 7 और इधर से 9 एक कम 9 और माइनस 7 दूनी 14, घटा रहे हैं तो माइनस का 5 बटे 7, अर्थात इसका जो मान आ रहा है वो इतना है, माइनस 5 बटे 7। तो आप देख पा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा सवाल देखिए वापस आके लगाएं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में न लगा करके फिर वापस इस स्लाइड में आके, चूँकि मुझे यहाँ से इस स्लाइड में जाकर लगाना था, ठीक है। लेकिन फिर आप चूँकि आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी। और तो ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अभी मिलेगा आपको नेक्स्ट 3.4 का। तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। और मैं जब उस वाले सवाल में कह रहा था कि 2-3 तरीके हैं, यदि आपको वो 2-3 तरीके भी चाहिए सॉल्व करने के लिए, जैसे इस सवाल में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको और किस तरीके से, अगर आप इच्छुक हैं कि और कौन से 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप कमेंट करेंगे। मैं उस पर भी आपको पर्सनली इस सवाल के लिए, इसी सवाल पे प्रॉपरली बना दूंगा वीडियो, ठीक है। 2-3 तरीके से जैसे जैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही जब भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, उनको भी मिल सके मदद। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सवाल जो हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या आपका एकेडमिक का, ठीक है। तो सीरियस रहें इनके मामले में, और कमेंट करेंगे कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरीके से, और बहुत ईजी तरीके से। फिलहाल उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।